स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में। मैपिंग की क्लास 6 में हम लोग दक्षिणी अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र करेंगे। ये सीरीज़ यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी तथा सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मैपिंग आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद कंट्री बाय कंट्री हम लोग विज़िट करेंगे कि कंट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रमुख देश, उनकी राजधानियाँ। फिर कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी राजधानियाँ तट पे स्थित हैं, कुछ की नहीं भी हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। मैप देखते ही पता चल जाएगा आपको, इसमें बहुत दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, ये एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चलें तो हम लोग कोलंबिया से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है देश, वो है पनामा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, और यहाँ पे पनामा कैनाल है। ठीक है, तो पनामा देश और इधर कोलंबिया, ये दोनों देश बॉर्डर पे स्थित हैं। ठीक है, फिर इसकी जो राजधानी है कोलंबिया की, उसका नाम है बोगोटा। क्या है, पोर्ट सिटी नहीं है। ठीक है, बोगोटा पोर्ट पे नहीं है। ठीक है, अगला जो देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। ठीक है, इसकी राजधानी है कराकास। ये क्या है, ये एक पत्तन शहर है। ठीक, अगले देश पे चलते हैं, इसका नाम है गुयाना। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ठीक है, तो जॉर्ज टाउन एक पत्तन शहर है। ठीक, गुयाना। इसके बाद सूरीनाम है। सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिबो, एक पोर्ट सिटी है। इसके बाद फ्रेंच गुयाना है जिसकी राजधानी केयन है। ठीक है, ये भी एक पोर्ट सिटी है। तो आप लोग अगर ध्यान दें तो जो ये चारों देश हैं, ये चारों देशों की राजधानी जो है वो पोर्ट पे है। इसका मतलब है कि अटलांटिक ओशन का जो सहारा है, जो किनारा इसका है, वो ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए यहाँ पे जितने भी शहर हैं वो पोर्ट हैं। ठीक है, जबकि पैसिफिक ओशियन वाले में बोगोटा और क्विटो दोनों ही पोर्ट सिटी नहीं है। ठीक है, मतलब इस इधर का ट्रेड रूट उतना डेवलप्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो पत्तन शहर है उसको राजधानी नहीं बनाया गया है। ठीक है, ऐसे करके आप थोड़ा सा एक कारण और कथन कारण संबंध बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो जो ब्राज़ील है उसकी राजधानी है ब्रासीलिया। ठीक है, पहले रियो थी। ठीक है, बाद में ये ब्रासीलिया हो गई है, तो ये भी एक पोर्ट सिटी नहीं है। तो ये हमारा पांचवा देश हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला देश है उसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, जो कि पोर्ट सिटी है। ठीक है, इसके बाद अगला देश है अर्जेंटीना। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ये भी क्या है, ये भी एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं चिली। ठीक, चिली की राजधानी है सैंटियागो। सैंटियागो भी एक पोर्ट सिटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये चिली पतला सा फैला भले है, लेकिन ये पोर्ट सिटी नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम लोग चलें तो हम लोग को देश मिलता है, इस देश का नाम है पेरू। ठीक है, बोलीविया यहाँ लैंडलॉक्ड हो जाता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, एक बार पीसीएस में पूछा भी है। ठीक है, तो पेरू की जो राजधानी है लीमा, ये भी क्या है, एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, इसके बाद आखिरी देश जो हमारा बचा हुआ है उसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो जो है वो पोर्ट सिटी नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि कौन सा पोर्ट है, कौन सा पोर्ट नहीं है। फिर ये जो तीन देश हैं, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये तीनों कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी राजधानियाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मतलब पूछा जा सकता है, क्योंकि इतने हाईलाइटेड देश नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ और चीज़ें जानेंगे, जिसमें सबसे पहले ये देखना है कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे विषुवत रेखा जा रही है इक्वाडोर से, ये देखिए आप, ये इक्वाडोर से जा रही है, फिर कोलंबिया से जा रही है। ठीक है, फिर ब्राज़ील से जा रही है। तो ये तीन देशों से होकर जा रही है। तो यहाँ पे तीनों देशों का नाम हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर से होके जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर जा रही है। तो ये चिली से जा रही है, फिर अर्जेंटीना से जा रही है, फिर पराग्वे से जा रही है और ब्राज़ील से जा रही है। ठीक है, तो ये चारों देश हम लोग देख सकते हैं। पहला है, अगर इधर से चलें पूर्व से, तो ब्राज़ील है, फिर अर्जेंटीना, उरुग्वे और चिली। ये उरुग्वे गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, उरुग्वे नहीं है ये पराग्वे से जा रही है। ठीक है, पराग्वे से जा रही है। ठीक, तो ये चार देश हमारे हो गए। ठीक है, अब देखिए जो स्थलरुद्ध देश है उनको देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बना हुआ है। तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे दो देश स्थलरुद्ध हैं। एक है बोलीविया जिसकी राजधानी है लापाज, जो कि एक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। दूसरा है
पराग्वे जिसकी राजधानी है असुनसियन, ठीक है, ये पराना नदी के तट पे स्थित है, तो ये भी एक स्थलरुद्ध देश है। तो बीपी से याद रख सकते हैं, बीपी ये बोलिविया और पराग्वे ये दक्षिणी अमेरिका के स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कंट्री बाय कंट्री देखेंगे कि कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंट्री शुरू करते हैं वो है वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला के ऊपर जो नीदरलैंड एंटिलीज है कैरेबियन सागर में, वहाँ पे 2 द्वीप हैं, वो दोनों द्वीप इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है अरूबा और एक का नाम है कराकाओ, ठीक है। इसके बाद जो वेनेजुएला देश है इसमें एक झील है जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, इस झील का नाम है मराकाइबो लेक है, ठीक है। तो मराकाइबो झील का क्षेत्र विश्व में शीर्ष पेट्रोलियम भंडारण के लिए जाना जाता है, इसलिए वेनेजुएला भी है, इसे पेट्रोलियम भंडार में प्रथम स्थान प्राप्त है, ठीक है। उत्पादन में नहीं है, उत्पादन में तो यूएसए है, लेकिन भंडारण में पहले स्थान पे है। कई बार सऊदी अरब से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वेनेजुएला पहले स्थान पे है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो नदी बहती है ओरिनिको, हम लोग ओरिनिको नदी पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसकी जो बेसिन है इस क्षेत्र में भी पेट्रोलियम पाया जाता है। तो 2 क्षेत्र में, माराकाइबो झील क्षेत्र में, इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो ओरिनिको नदी बेसिन में भी पाया जाता है, ठीक है। ओरिनिको किस लिए इंपॉर्टेंट और है, तो इसकी एक सहायक नदी है ओरिनिको की, इसका नाम है कराओ, और उस पर क्या है, उस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है, ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वेनेजुएला बेसिकली पेट्रोलियम के लिए जाना जा रहा है, ठीक है। राजधानी काराकास एक पत्तन शहर है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगले देश पे अगर हम लोग चलें तो इन देशों की केवल राजधानी ही हम लोग को याद रखनी है, इसके अलावा याद रखने वाली चीज़ें कम है, ठीक है। लेकिन तीनों देशों का क्रम आप याद रख सकते हैं, राजधानियों का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुयाना, ठीक है, ये कन्फ्यूज होता है, जो अफ्रीका के गिनी है और गुयाना है, तो ये सब मिक्स हो जाते हैं एक साथ। अगला है फिर सूरीनाम, फिर है फ्रेंच गुयाना। अब फ्रेंच गुयाना में जो एक स्थल है जिसका नाम है कौरू, ठीक है, कौरू एक प्लेस है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, तो ये फ्रांस के कब्जे में है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्रेंच गुयाना है, ठीक। और ये फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे है, तो कौरू में, ठीक है। फ्रेंच गुयाना का एक शहर है, राजधानी नहीं है। कभी अगर आपको ये मिला के दे ही दिया, तो कथन बना के अगर दे दिया कि फ्रेंच गुयाना की राजधानी, तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि कौरू राजधानी से भी ज़्यादा फेमस है। राजधानी का नाम है केएन, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं ब्राज़ील पे, तो ब्राज़ील सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है हमारे दक्षिणी अमेरिका की, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब देखिए हर चीज़ जुड़ी हुई है एक दूसरे से। पहली चीज़ है कि ये अमेजन नदी घाटी जो है, ये पूरा क्षेत्र लगभग ब्राज़ील में स्थित है, ठीक है, मेनली ये ब्राज़ील में अपोहा रखती है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, अब ये देखिए, ये आ रही है निग्रो नदी, ये जा रही है अमेजन, ठीक है, फिर यहाँ पे ये जा रही है एक और मडीरा नदी, ठीक है, ये हम लोग प्राकृतिक वाले में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ये उच्च आर्द्रता उच्च वर्षा का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेल्वास मतलब ये है विषुवतीय वर्षावन, ठीक है, विषुवतीय वर्षावन कह लीजिए या सदाबहार वन कह लीजिए। अब विषुवतीय वर्षावन, इसके अलावा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे सालसा वृक्ष पाया जाता है। इसके अलावा ये ही जो क्षेत्र है ये रबड़ की जन्मभूमि है, रबड़ के पेड़ की जन्मभूमि है, ठीक है। इसके अलावा मोम के वृक्ष भी पाए जाते हैं, मतलब वन उत्पाद में ये अग्रणी होगा ही, क्योंकि ऐसी क्लाइमेटिक सिचुएशंस यहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ अमेजन और निग्रो मिलते हैं, यहाँ पे एक शहर है जिस शहर का नाम है मनौस, ठीक है, मनौस शहर है। ये रबड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। जितना भी इस घाटी में रबड़ उत्पादन होता है वो सारा आके कहाँ, मनौस में इकट्ठा होता है। फिर इसी घाटी के सहारे इसको भेजा जाता है और आगे जाके बेलम पोर्ट के पास ये क्या होता है, ये एक साथ इकट्ठा होता है, इसलिए बेलम को रबड़ निर्यात पत्तन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कराका एक जगह है जहाँ अमापा की खान पाई जाती है, ठीक है। तो हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेनली क्या इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील में वन उत्पाद जिसमें रबड़ फेमस है, चीनी के लिए फेमस है और कहवा के लिए फेमस है, ये 3 चीज़ें नहीं भूलनी है। आगे चलते हैं, तो जो दूसरा लैंडफॉर्म हम लोग पढ़े थे उसका नाम था ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, ठीक है। आप लोग को अगर याद हो तो ये पूरा एरिया ही ब्राज़ीलियन उच्च भूमि था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बगल में हम लोगों ने पढ़ा था कि कई सारे कैसे जो कैंपस पढ़ा था, ठीक है। कैंपस क्या है, उष्णकटिबंधीय वनों का एक प्रकार है, ठीक है। इसके घाटी के क्षेत्रों में गन्ना प्राप्त किया जाता है,
ठीक है। इस क्षेत्र में, खासकर इस वाले क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक। इसके अलावा जो इसकी ढालू सतह है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि की, वहाँ पे कहवा उत्पादन होता है। इसकी कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक। ढालू सतह है, ढालू मतलब सतह मतलब जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, यही है, ठीक है। ताप है, ठीक है, आर्द्रता है, और ख़ास करके जो कहवा के लिए मिट्टी होती है वो मिट्टी है। इन दोनों से, वर्षा और ताप की वजह से यहाँ पे टेरा रोसा मृदा का निर्माण हुआ है, जो कहवा उत्पादन के लिए अच्छी है। आप अगर कर्नाटक का ध्यान दें तो कर्नाटक में भी इसी तरह की सिचुएशन है। जो बंगलौर का पठार है वो कर्नाटक वाले हिस्से में पठारी संरचना में ही उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कहवा का विकास हुआ है। वर्षा भी चाहिए लेकिन सतह में पानी भी नहीं लगना चाहिए, ढलुआ सतह भी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि लोहा, यहाँ पे इटाबीरा की खान है जहाँ से लोहा मिलता है, ठीक है। अब गन्ने को क्या रिलेट करेंगे, गन्ने को रिलेट करेंगे, यहाँ पे एक पत्तन है, इसका नाम है रेसिफे, एक शहर है जिससे चीनी उत्पादन और चीनी निर्यात किया जाता है, ठीक है, ठीक। गन्ना होता है तो चीनी अपने खाने से ज़्यादा चीनी उत्पादित कर लेता है भारत और ब्राज़ील दोनों, ठीक है। तो रेसिफे को क्या कहा जाता है, रेसिफे को इसलिए चीनी पत्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चीनी पत्तन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कहवा की इतनी खेती होती है तो कहवा के जो बागान हैं उनको क्या कहते हैं, तो आप लोग रिवाइज अगर करें तो फजेंडा कहते हैं, फजेंडा कहते हैं कहवा के बाग को। अब ये जो बाग है इनकी जो सबसे बड़ी मंडी है, अब सबसे बड़ी मंडी वहीं ना रहेगी जहाँ कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा, तो इनकी जो सबसे बड़ी मंडी है उसका नाम है साओ पाउलो, ठीक है। साओ पाउलो शहर यहाँ पे स्थित है, ठीक। और सेंटोस एक शहर है जहाँ से ये कहवा निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको काफ़ी निर्यातक पत्तन कहा जाता है, किसको, सेंटोस को। और कहवा बागान कहाँ है, साओ पाउलो में, इसको कहवा मंडी भी कहा जाता है। अगर रिवाइज करें पिछली चीज़ें तो पिछली चीज़ें रिवाइज करते हुए हम ये ध्यान दे सकते हैं कि, इधर दीजिए, ध्यान ये दे सकते हैं कि और कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों की मंडी पाई जाती है। तो इससे पहले हम लोग देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि गेहूं की मंडी कहाँ पाई जाती है, तो गेहूं की मंडी पाई जाती है विनिपेग में, ठीक है। इसके अलावा मक्के की मंडी कहाँ पाई जाती है, तो मक्का यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है, सेंट लुइस में वहाँ पाई जाती है। यहीं पे सेंट लुइस में ही मिसिसिपी और मिसौरी नदी का संगम होता है और यहीं पे मक्के की मंडी लगती है क्योंकि प्रेयरी क्षेत्र ये है, ठीक है। तो इसी तरह कहवा के क्षेत्र में कहवा मंडी साओ पाउलो में पाई जाती है, ठीक। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हम लोगों को देखनी थी वो था लोहा। अब लौह इस्पात उद्योग के लिए जो शहर फेमस है उसका नाम है बेला हॉरिज़ॉन्टो, ये लौह इस्पात के लिए फेमस है। और इतना लोहे का उपयोग है नहीं तो रियो डी जेनेरो इस्पात निर्यातन पत्तन है, ठीक है। रियो पुरानी राजधानी भी रह चुका है, रियो पर्यावरण सम्मेलन के लिए भी जाना जाता है, इसके अलावा ओलंपिक स्पोर्ट भी एक बार आयोजित कर चुका है, ठीक है। तो ये थी ब्राज़ील की, अगर हम लोग एक नज़र में देखना चाहें तो ब्राज़ील में 3 पत्तन है। चीनी पत्तन के लिए कौन है, तो रेसिफे है, ठीक। लौह इस्पात पत्तन के लिए कौन है, तो रियो डी जेनेरो है। सेंटोस कॉफ़ी के लिए है, बेलम पोर्ट रबड़ के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोग ब्राज़ील में ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अगला अगर देश चले तो जो इम्पोर्टेंट देश है वो हम लोग अर्जेंटीना को देख सकते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना क्यों इम्पोर्टेंट है, अब देखिए अर्जेंटीना अपने क्लाइमेट के वजह से इम्पोर्टेंस रखता है। अब ये क्लाइमेट, ये जो एरिया है ये पंपास एरिया है, ठीक है। अब क्यों है, अब उसका कारण क्या है, ये मकर रेखा के नीचे का क्षेत्र है, ठीक। ऊपर से ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जा रही है और वर्षा की मात्रा, तापमान की मात्रा आदर्श है किस तरह की चीज़ों के लिए, तो यहाँ समशीतोष्ण घास के मैदानों के निर्माण की आदर्श स्थिति मौजूद है। तो समशीतोष्ण घास के मैदान को कहते क्या है, पंपास कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, पंपास प्रदेश है। इसके अलावा पंपास के ऊपर क्या है, तो ग्रान चाको है जिसको हम लोग शिकार की भूमि कहते थे। हम लोग रिवाइज करें पुरानी चीज़ें अगर, ठीक है। तो पंपास और यहाँ पे घास का नाम क्या है, तो घास का नाम है अल्फाल्फा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये क्या है, ये घास मानो तो खा नहीं सकते हैं, तो ये फॉर्म्स के लिए उपयोगी है, ठीक है, फॉर्म्स के लिए उपयोगी है, ठीक। तो जो सूअर का मांस होता है या जो ऐसा मांस होता है जिसकी पैकेटिंग होती है उसके लिए ये पूरा क्षेत्र जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा गेहूं और मक्के के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दे सकते हैं। तो अब देखिए जो ब्यूनस आयर्स शहर है वो पैकेट मीट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पैकेट मीट का सबसे बड़ा
ये निर्यातक कह लीजिए, निर्यात पत्तन कह लीजिए। इसके अलावा एक शहर है जो बाहिया ब्लांका है। अब देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का यहाँ से संबंध मीट इंडस्ट्री से ही है और ये भी पंपास क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये गेहूं की अर्धचंद्राकार पट्टी इसको कहते हैं, कहाँ से, ब्यूनस आयर्स और बाहिया ब्लांका के बीच में। ठीक है, गेहूं निर्यात के लिए ये चीज़ें जानी जाती हैं। इसके अलावा मांस प्रसंस्करण उद्योग और इसके पीछे की कहानी हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, पंपास और दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक यहाँ पे जो गर्म पवन चलती है उसके लिए और एक ठंडी पवन चलती है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ठंडी पवन चलती है उसका नाम है पंपैरो। ठीक है, और जो गर्म पवन चलती है उसका नाम है जोंडा। ये दोनों क्वेश्चन कभी न कभी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पवन भी पंपास प्रदेश में चलती है, ये ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और अगर मैपिंग में ध्यान दें तो क्या जो अर्जेंटीना है इसकी बाउंड्री कहीं भी पैसिफिक ओशन से लगती है, तो आप देखेंगे चिली ने इसको क्रॉस कर दिया है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ से ये ऐसे कट गया है। ठीक, फिर इधर भी ये कट गया है। अगली चीज़ एक फॉकलैंड द्वीप है। ठीक है, ये द्वीप यूके और अर्जेंटीना के बीच में विवाद की स्थिति में है, फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, यहाँ पे फॉकलैंड की धारा भी चलती है जो कि एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा है, तो उसी के नाम पे इसका, असल में पहले इसको हमबोल्ट भी कहते थे, हमबोल्ट की धारा, क्योंकि इस धारा को खोजने वाले जो थे उनका नाम था हमबोल्ट, एक भूविज्ञानी थे। ठीक है, तो उन्होंने इसको खोजा था। इसके अलावा मैगलिन जल संधि, इसकी कहानी हम लोग जान चुके हैं कि मैगलिन क्यों कहते हैं। अब अगले देश पे हम लोग चलेंगे जिसका नाम है चिली। ठीक है, तो चिली पे चलते हैं। तो चिली का सबसे निचला शहर जो है उसका नाम है पुंटा अरेनास। ठीक है, पुंटा अरेनास किस लिए फेमस है, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इस हिस्से की बात करें जहाँ सैंटियागो है, तो पहले तो ये ध्यान देना है कि सैंटियागो एक पत्तन नहीं है, केवल राजधानी शहर है। यहाँ पे वालपराइजो नाम का एक शहर है। ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये भूमध्य सागरीय जलवायु में आते हैं। ठीक है, ये जलवायु भूत की तरह से हर जगह प्रकट हो जाती है, इसलिए इस जलवायु का ध्यान देना जरूरी है। आप इसको एकदम डिफाइन करके नहीं बता सकते कि जलवायु क्यों यहाँ पैदा हुई, कैसे क्या हो गया, लेकिन जहाँ है उसको लोकेट करके इंपॉर्टेंट जानना ये मैपिंग का उद्देश्य है। ठीक है, तो वालपराइजो, पहली बात तो ये ट्रांस इंडियन रेलवे का पश्चिमी छोर है। ठीक है, यहाँ से ट्रांस इंडियन रेलवे चलती है और जो दर्रा हम लोगों ने पढ़ा था, उस पलाटा दर्रा, ये एंडीज में है, तो उस पलाटा दर्रा को पार करके दूसरी तरफ अर्जेंटीना में चली जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु के साथ क्या है, ये शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु साइट्रस फ्रूट को जन्म देती है, संतरे, अंगूर, ऐसे फलों को, रसदार फलों के पैदावार में वृद्धि करती है और उन फलों से ही, उनके फर्मेंटेशन से शराब उद्योग फलता फूलता है और ये एक तरह की इंडस्ट्री का क्रम चल पड़ता है। ठीक है, जलवायु के साथ ही इसके ऊपर लेकिन जैसे ही चलते हैं तो ये क्षेत्र अत्यंत शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है ये क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अटाकामा का मरुस्थल है। ठीक है, अब इसी के ऊपरी पार्ट में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला शहर जो हम लोग को देखना है इस मरुस्थल के पास वाला, ये है अरीका। ठीक, अरीका दुनिया का शुष्कतम स्थान है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अटाकामा का मरुस्थल है। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल के पीछे जन्म लेने की कहानी हम लोग को पता है, क्योंकि यहाँ पे एक धारा बहती है, इसका नाम है पेरू की ठंडी जलधारा। पेरू की ठंडी जलधारा यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। इससे क्या होता है, बगल के क्षेत्रों में, मतलब अटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है और अत्यधिक शुष्कता है, 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, पहले अरीका जो था ना, वो उद्योग के लिए जाना जाता था। किस तरह के उद्योग के लिए, उर्वरक और नाइट्रेट के लिए। बाद में यहाँ पे विऔद्योगिकीकरण हो गया। विऔद्योगिकीकरण क्या होता है, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। जब किसी क्षेत्र से, ये टर्म आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि किसी शहर में पहले उद्योग जन्म लिया। ठीक है, लेकिन बाद में किन्हीं वजहों से उद्योग नष्ट होने लगे और वहाँ से लोग वापस गांवों में जब लौटने लगे तो उस शहर में क्या हो जाता है, जनसंख्या घट जाती है, जनसंख्या घट जाती है और उद्योग कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं विऔद्योगिकीकरण। ठीक है, तो अरीका इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसलिए इसको घोस्ट टाउन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ कि पूरा शहर ही अचानक से वीरान हो गया। ये उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता था। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल के खनिजों से ही यहाँ पे उर्वरक उद्योग का विकास हुआ है। लेकिन जो चीज़ अभी भी रिलेवेंट बनी हुई है वो है चुकिकमाता। ठीक है, इसे विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है, विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। और जो चिली देश है ये विश्व में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है।
चिली का प्रथम स्थान है किसमें, कॉपर प्रोडक्शन में, ठीक है। और चुकिंगमाता पर्वत से ही ये तांबा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक शहर है जिसका नाम है आंटोफेगेस्टा, ये मकर रेखा के अत्यंत पास स्थित है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो अगर वेनेजुएला के बाद पेट्रोलियम उत्पादन में कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो वो चिली है, ठीक है। आगे चलें हम लोग, तो दूसरा देश है पेरू, जिसकी राजधानी है लीमा। लीमा राजधानी भी है और सबसे बड़ा औद्योगिक शहर भी है। ये जो देश हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी लोकेशन आप याद रखिए मैपिंग के दृष्टिकोण से, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जो इक्वेडोर है इसकी राजधानी है क्विटो। क्विटो भी विषुवत पर स्थित राजधानी है, ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है। एंडीज यहीं से गुजर रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, तो एंडीजी पे ये सब बसा हुआ है, ठीक है। और बीच में ये जो पेरू वाला था ना, पेरू या लापास जो है, ये वाला क्षेत्र भी, ये पूरा क्षेत्र, ये एक बोलीविया का पठारी तो है, ठीक है। यहीं पर टिटिकाका झील है जो हम लोग चर्चा किया था, ये देखिए यहाँ टिटिकाका झील है और ये बोलीविया का पठार है, ठीक। आगे हम लोग चलें अगर, तो इक्वेडोर पे हम लोग थे, तो इक्वेडोर की राजधानी जो क्विटो है वो क्या है, वो विषुवत पर स्थित राजधानी तथा ऊंचाई पर स्थित है, एंडीज पे ही स्थित है। इसका जो पत्तन शहर है उसका नाम है ग्वायाकिल, ठीक है। ग्वायाकिल यहाँ का एक पत्तन शहर है। कभी शहरों से पूछा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन राजधानियों से पिछली बार भी पूछ लिया था क्वेश्चन। तो क्विटो इसकी राजधानी है, ये ध्यान रखिएगा। वापस आते हैं तो कोलंबिया। कोलंबिया की एक खासियत है, पहली चीज़ तो देखते हैं यहाँ पे एक नदी है, ठीक है। ये नदी है ओरिनिको, ठीक है, ये ओरिनिको नदी है, यहाँ से बहती है। इसी के तट पे जो इसका पत्तन शहर है इसका नाम है बैरनक्वेला, ठीक है। बैरनक्वेला इसका पत्तन शहर है। और कोलंबिया एक ऐसा देश है जो दोनों को टच करता है, दोनों मतलब अटलांटिक ओशन को भी टच करता है और पैसिफिक को भी करता है, ठीक है। तो इधर ये पश्चिम में प्रशांत और उत्तर में ये अटलांटिक को टच करता है, ठीक है। और कोई ऐसा देश अगर नीचे पेरू है, पेरू, चिली, तो चिली भी केवल एक ही तट को टच करता है। कहने को मान सकते हैं कि करता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो स्पष्ट रूप से करता है वो कोलंबिया करता है, ठीक है। आप कोलंबिया और वेनेजुएला में कंफ्यूज मत होइएगा, इनका क्रम ऐसा है कि कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और अगर हम देखना चाहें तो दक्षिण अमेरिका के जलवायु, पवन और जलधारा के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के एक छोटा कॉन्टिनेंट है, इसलिए इसके पॉलिटिकल मैपिंग में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्राज़ील ही जो इंपॉर्टेंट है वो है, ठीक है। तो अब देखिए ब्राज़ील के अत्यंत हिस्सों में विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ध्यान दें तो देखिए ये चलती है आपकी अमेजन, ठीक है। तो विषुवत रेखीय जलवायु का क्या मतलब है, इस जलवायु में उच्च ताप है, उच्च ताप है क्योंकि लगभग 250 से 300 दिन सूर्य की ऊर्जा लगातार इनको मिलती है। इसके अलावा वर्षा अधिक है, ठीक है, क्योंकि उच्च वाष्पोत्सर्जन होता है, उच्च ताप, उच्च वर्षा से उच्च जैव विविधता रहती है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व का फेफड़ा किसको कहा जाता है, तो ये यहाँ के जो सेल्वास के वन है, ठीक है। तो विषुवत रेखीय जलवायु है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जैसे यहाँ से अभी ये देखिए, ये अगर विषुवत रेखा गुजर रही है तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई पे, यहाँ पे मकर रेखा मैक्सिको के पास है, तो यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा भूमध्यसागरीय जलवायु की चर्चा हम लोग किए थे किन दो जगहों पे, वालपराजो में और सैंटियागो में। वालपराजो जो एक शहर था चिली का, और दूसरा शहर था जो उसकी राजधानी था, उसका नाम है सैंटियागो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पंपास प्रदेश में हम लोगों ने पैम्पेरू पवन और जोंडा पवन की चर्चा की थी। ये प्रदेश समशीतोष्ण जलवायु का है, जितना भी हरा वाला पार्ट है, तो पंपास प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। एक कमाल की चीज़ ये है कि यहाँ पे ध्रुवीय जलवायु ये निचले हिस्सों में तो पाई जाएगी क्योंकि मकर रेखा काफ़ी ऊपर से जा रही है, तो आर्कटिक वृत्त के नज़दीक है, लेकिन इन क्षेत्रों में भी ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है क्योंकि ये अत्यधिक ऊंचाई पे है, ठीक है। एक हिमरेखा शब्द है, हिमरेखा वह जगह होती है जो किसी स्पेसिफिक प्लेन पे वह स्थान होता है जहाँ से बर्फबारी शुरू हो जाती है, जहाँ पे पानी बर्फ़ में बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हिमरेखा है। तो यहाँ अलग अलग जगह के लिए उसके लोकेशन के हिसाब से हिमरेखा चेंज होती रहती है। तो ये हिमरेखा के ऊपर वाला क्षेत्र है, बीच का ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। आगे हम लोग
ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका का एक तरह से कह लें तो जलवायु। पवन में दो पवनें हम लोगों ने पढ़ा है, एक पंपेरो पवन है जो ठंडी है, और जोंडा जो कि गर्म है। ठीक है, ये दोनों पंपास प्रदेश में ही बहती हैं। इसके अलावा जलधाराओं की बात करें तो ब्राज़ील के तट पे ब्राज़ील जलधारा बहती है, जो हम लोग पढ़े थे कि ब्राज़ील में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है, जो कहवा की कृषि के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो ब्राज़ील की गर्म जलधारा का ही प्रभाव है। ये यहाँ उच्च वाष्पोत्सर्जन को जन्म देता है, फिर सागरी समीर यहाँ पे बादल बनाती है और बादल से यहाँ पे वर्षा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो नीचे की एक फॉकलैंड धारा है। फॉकलैंड धारा क्या करती है, तो ये क्या करती है, ये मरुस्थल बनाती है। कैसे मरुस्थल बनाती है, अब यहाँ पे जो पेंटागोनिया है, ये वाला हिस्सा जिसको हम लोग ये देखिए शुष्क जलवायु दिखा है ना, ये जो नारंगी कलर का है ये शुष्क जलवायु को दिखा रहा है। तो यहाँ पे पेंटागोनिया का मरुस्थल है, या पठार कह लीजिए उसको। तो पेंटागोनिया के जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं, पहला तो एंडीज है। ठीक है, एंडीज इसको पवन विमुखी ढाल पे भेज देता है। ठीक है, पवन विमुखी हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है यहाँ फॉकलैंड की ठंडी जलधारा क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। वाष्पोत्सर्जन को कम करती है तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं होगी। ठीक है, वर्षा नहीं होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरुस्थल का जन्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे पेंटागोनिया का मरुस्थल है। ठीक है, सेम चीज़ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक जलधारा जिसका नाम है पेरू की ठंडी जलधारा। ठीक है, पेरू की ठंडी जलधारा भी वही काम करती है जो फॉकलैंड की धारा वहाँ पे करती है। अब देखिए, जहाँ ठंडी जलधारा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे शुष्क जलवायु है। ये नारंगी वाली जलवायु देखिए कहाँ जा रही है, ये देखिए वहीं जा रही है जहाँ पे जलधाराएँ ठंडी हैं। तो पेरू की ठंडी जलधारा भी क्या करती है, वाष्प को कम करती है। वाष्प घटेगा, वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। ऐसा समझिए ना कि जैसे ही सूर्य का ताप पड़ रहा है, ये पानी की सतह है, जैसे सूर्य का ताप इस पर पड़ रहा है, इधर से क्या आ रही है, ठंडी जलधारा आके इसको मैनेज कर ले रही है। ठीक है, तो वाष्प बनेगा ही नहीं, वाष्प नहीं बनेगा तो बादल नहीं बनेगा। इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ है, दुनिया का शुष्कतम मरुस्थल बना है जिसका नाम है अटाकामा। ठीक है, और दुनिया का शुष्कतम स्थल भी है जिसका नाम है अरीका। हम दोनों चीज़ें ये देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो कुल 3 यहाँ पे जलधाराएँ हैं। ठीक है, और 2 स्थानीय पवनें हैं। तो ये था हमारा ब्राज़ील। ठीक है, इसके बाद थोड़ा हम लोग एक यूरोप पे जाएंगे। तो यूरोप की मैपिंग जो है ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उस पर थोड़ा सा समय देना ज़्यादा ज़रूरी है। यूरोप की मैपिंग में हम लोग 3 पार्ट में हो सकता है करें, या हो सकता है 2 पार्ट में करें, लेकिन लंबा लंबा पार्ट होगा। ठीक है, ये छोटा कॉन्टिनेंट है इसलिए इसको थोड़ा आसानी से कर लिए। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि फ्यूचर पीसीएस चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी चैनल एकदम शुरू हो रहा है तो आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है। आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसकी लिंक मैं भी दे दूंगा, लेकिन आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। क्या करना है, तो टेलीग्राम पे फ्यूचर PCS 01, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। इस पर हम लोग क्विज़ करते हैं, PDF मिलेंगे आपको। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, एकदम फिल्टर्ड मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स मिलेगा छांटा हुआ, जो एकदम आपको केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।